Thank you, sir. Now I welcome Dr. G.A. Ghanshyam, sir, to please address the gathering. मंचस्थ डॉक्टर एच.एस. होता, प्राध्यापक संगणक विज्ञान विभाग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। मंचस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव। उपस्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग के समस्त प्रबुद्ध प्राध्यापकगण एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में अमली जामा पहनाने वाले विद्यार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसलिए भी उल्लेखनीय है कि क्योंकि 2020 जो है वो कोरोना काल भी था। इसलिए भारत में स्वर्णाक्षरों में दो ऐसे मौके लिखे जाएंगे, एक कोरोना काल का और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छत्तीसगढ़ आते आते या छत्तीसगढ़ में उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करने में हमें 4 साल लग गए। इसलिए हम 24-25 के सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे पूरे 335 शासकीय महाविद्यालय, 321 अशासकीय महाविद्यालय, 7 राजकीय विश्वविद्यालय और 17 निजी विश्वविद्यालयों में मात्र 90 दिन में करिकुलम को तैयार करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर भी बातें बहुत हुई हैं और लगातार इस पर न केवल मंथन किया गया, चिंतन किया गया, बल्कि इस पर लगातार कार्यशालाएं भी आयोजित इसलिए की गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल और केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों से होकर उनके पालकों तक होते हुए आने वाली और जो हमारी पीढ़ियां हैं उन तक भी इस बात को जाना चाहिए। और ये बात न केवल शहर तक बल्कि गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जहां तक हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। अचानक से ऐसा क्या प्रादुर्भाव हुआ, अचानक से ऐसा क्या आया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लानी पड़ी और पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम राष्ट्र में 1986 में लागू कर चुके थे, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते थे, उस पॉलिसी में ऐसा क्या विभेद रहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अचानक से आ गई। ये भी बात हुई कि उस नीति से पढ़े हुए लोग आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ही नहीं मालूम होगा तो हमें क्या पढ़ा पाएंगे। और इसमें ऐसा है क्या कि जो पुरानी नीति में नहीं था? क्या यह नीति ऐसी है जो सर्वांगीण विकास की बात करती है तो आपको पढ़ाने वालों का क्या सर्वांगीण विकास नहीं हुआ? क्या यह नीति कौशल विकास की बात करती है तो क्या जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका कौशल विकास नहीं हुआ? क्या यह नीति मूल्य आधारित शिक्षा की बात करती है तो क्या आपको जो पढ़ा रहे हैं उनमें मूल्य नहीं है क्या? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और आने भी चाहिए, लाजमी भी है। वो इसलिए आने चाहिए क्योंकि जब हम तुलनात्मक अध्ययन किसी का करते हैं, एक नीति का दूसरे नीति के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ, एक शिक्षा नीति का दूसरे शिक्षा नीति के साथ और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, तो हमें उस तुलनात्मक अध्ययन में 2 चीजें प्राप्त होती हैं जो समुद्र मंथन में भी प्राप्त हुआ था। यदि लाभ प्राप्त होता है तो हानियां भी प्राप्त होती हैं। यदि सकारात्मक पक्ष आते हैं तो उसके लिए एक विचारात्मक प्रश्न भी आते हैं। मैं नकारात्मक नहीं कहूंगा क्योंकि विचारात्मक प्रश्न आते हैं, विचार करना चाहिए हमें उस मुद्दे पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लेकर चलती है कि हम यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए हैं तो डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव जो आपको मंच में बैठे हुए बीच में दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसी परीक्षा दिए हैं जहां पर परीक्षा जो है वो 2 साल बाद होती थी और आपके पहले के जो लोग थे या हम लोग जो लोग थे वो 1 साल में परीक्षा देते थे, साल भर पढ़ते थे और अंत में मार्च या अप्रैल के महीने में परीक्षा देते थे। और ये 2 साल पढ़ के परीक्षा देते थे और 2 साल तक पढ़ा हुआ को एक साथ निचोड़ के निकाल पाना और उसकी विद्वत्ता का परीक्षण 2 साल बाद करना, वो कहां की बात थी, लाजमी कहां तक थी? फिर वो 1 साल में आई, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सेमेस्टर में आ गई।
6 महीने में हमने कोर्स ये डिजाइन किया कि 6 महीने का ये कोर्स है, इसको 6 महीने में संपन्न करना है और 6 महीने बाद परीक्षा होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हम पढ़ेंगे उतने की हम परीक्षा देंगे और साल में 2 बार इसकी परीक्षाएं होंगी ताकि हम पर बोझ ना हो पाए। यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाएं, एमबीए वगैरह में, वहां ट्राइमेस्टर होता है, हर 3 महीने में एक परीक्षा होती है। तो जितना आप हर 3 महीने में पढ़ेंगे उसके हिसाब से एवरेज में आपका निकल के आ पाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और बात हुई, इसमें फेल जो शब्द था उसको शामिल ही नहीं किया गया। यदि आप पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन पढ़ेंगे तो कहीं फेल है ही नहीं। और फेल अब्दुल कलाम की भाषा में हम कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग में कई बार यह भी होता है, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, तो यहां भी वही होगा। बच्चा यदि गिरता है, हपटता है, पीछे हो जाता है तो वो बैकलॉग में जाता है। अब एटी केटी भी नहीं रहा, वो शब्द ही हट गया। अब हमने बैकलॉग कर दिया है कि यदि वो एक सेमेस्टर में निश्चित विषयों में यदि रुक जाता है, निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो बैकलॉग हो जाएगा। और उस बैकलॉग के साथ वो कहां तक आगे बढ़ सकता है और उस बैकलॉग को क्लियर करके कहां तक आगे बढ़ सकता है, यह पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण आपको डॉक्टर डीके श्रीवास्तव बताएंगे, जो कि उसके तकनीकी पक्ष की ओर जाएंगे। मैं केवल उसके एक आधारभूत संरचना की बात कर रहा हूं। मैं पिच तैयार कर रहा हूं, बैटिंग डॉक्टर डीके श्रीवास्तव को करनी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हम इस पे आए। फिर हम यह भी आए कि यदि मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैंने बीएससी गणित से की, लेकिन कभी गणित से मेरा सरोकार नहीं रहा। और मुझे यह भी मालूम था कि गणित मेरे जिंदगी के साथ गणित कर देगी, तो आगे इसीलिए मैंने एमएससी भी नहीं किया। मुझे लगा कि अंग्रेजी में चले जाना चाहिए, तो मैं अंग्रेजी में एमए करके आज मैं प्राध्यापक से प्रिंसिपल तक का सफर तय कर पाया अंग्रेजी के कारण। तो मैं उस समय बीएससी में अंग्रेजी लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं मिली, क्योंकि बीएससी में इंग्लिश लिटरेचर आप ले नहीं सकते। यदि इंग्लिश लिटरेचर लेना है तो आपको बीए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं 11वीं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी था, इसलिए बीएससी करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन आज के विद्यार्थी को बीएससी में इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट के रूप में, जेनरिक इलेक्टिव के रूप में 4 क्रेडिट का लेने की आजादी है। इससे यह हुआ कि यदि मैं एक संकाय का विद्यार्थी हूं तो मैं दूसरे संकाय के किसी एक विषय को, जो कि मेरे पसंद का विषय है, उसको मैं ले सकता हूं और उसको लेके मैं अपने इस विद्या के आरंभ का जो पूरा का पूरा समय है उसको कर सकता हूं। मतलब यह हुआ कि मैं विभिन्न अलग अलग जी, जिसको हम जेनेरिक इलेक्टिव कहते हैं, उसको लेकर मैं ज्ञानार्जन कर सकता हूं। आज मैं एक जी लिया हूं एक सेमेस्टर में, तो दूसरे सेमेस्टर में मैं दूसरा जी ले लूंगा, ताकि मेरा जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन उस विषय के बारे में या अमुक विषय के बारे में लगातार बढ़ता चला जाएगा। यह एक सबसे बड़ी खूबी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारित करिकुलम में है। दूसरी एक और बात हुई, आपके माता पिता और आपके शिक्षक हमेशा कहते हैं कि आप में वो मानवीय मूल्य नहीं है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, समाज जो है वो पूरे तरीके से परिवर्तित हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, रिश्तों में प्रगाढ़ता नहीं रही है और रिश्ते जो हैं बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो मानवीय मूल्यों का ह्रास न हो, मूल्य स्थापित कर पाए हम, तो हमने एक मूल्य परक शिक्षा भी वहां पर की, जिसको हम नाम देते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स, जो कि 2 क्रेडिट का है। तो इस वैल्यू एडिशन कोर्स को लाने की बात क्या थी? वैल्यू इसलिए थी कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के बारे में जानने की आवश्यकता है, जिस धरा पर रहते हैं उस धरा के बारे में जानने की आवश्यकता है, जिस जिले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसको जानने की आवश्यकता है, उसके मूल्य हमें चाहिए। यदि हम अपने जड़ों से नहीं जुड़ पाएंगे, यदि हम अपनी जमीन से नहीं जुड़ पाएंगे, यदि हम अपने जंगल से नहीं जुड़ पाएंगे, तो हम जुड़ेंगे किससे? हम बात करते हैं पर्यावरण की, लेकिन अपने जंगलों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती। हम बात करते हैं जमीन की, हमारे उस कृषि उपज वाली जमीन की हमें कहीं कोई जानकारी नहीं रहती, तो हम किस जमीन के बारे में बात करें? तो इसीलिए आवश्यक है कि अपने मूल्यों के आधार पर, अपनी भाषाओं के आधार पर, अपनी सभ्यता के आधार पर, अपने आचार विचार के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर हम शिक्षा को कैसे जोड़ पाएं। इसलिए मूल्य परक शिक्षा 2 क्रेडिट की है। फिर यही नहीं हुआ, इसके बाद आगे एक और कदम बढ़ा कि हम केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं करें,
बल्कि कुशल भी हो सके, कौशल में भी अभिवृद्धि हो सके। हमारा कौशल ऐसा हो कि जीविकोपार्जन के साधन हम अपनी शिक्षा से प्राप्त कर पाएं। केवल हम डिग्रीधारी ना हो, बल्कि कोई ना कोई एक कौशल हमारे अंदर विकसित हो सके। उस भावना को लेकर एक SEC कोर्स का डिजाइन किया गया, जिसका नाम है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। और मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा यदि पैदा होता है तो उसमें कोई ना कोई स्किल अवश्य होता है। यह होता ही नहीं कि स्किल के बिना कोई बच्चा पैदा ही होता होगा। और इसलिए जब हम पैदा होते हैं तो भगवान के घर से जब आते हैं, मां के गर्भ से निकलते हैं, तो मुट्ठी बांध कर निकलते हैं। और ये जो मुट्ठी बंधी हुई होती है, वो इस बात का प्रतीक होती है कि हम उस परमात्मा के यहां से कुछ लेकर आ रहे हैं। और वो जो लेकर आते हैं उसको हम इस समाज में देने का काम करते हैं। और जब हमारी इहलीला इस समाज से समाप्त होकर इस ग्रह से हम दूसरे ग्रह में जब जाते हैं तो हम मुट्ठी खोलकर चले जाते हैं। और सिकंदर महान भी ऐसे ही गया था। जब वो गया तो ताबूत के बाहर अपने दोनों हाथ निकाल दिया था और ये कहने के लिए लोगों को मजबूर किया था कि सिकंदर महान भी जो पूरे विश्व विजेता बनने चला था, जब गया तो मुट्ठी खोल कर गया था, तो हम भी मुट्ठी खोल कर चले जाते हैं। लेकिन लेके तो कुछ आते हैं। वो जो लेके आते हैं उसमें हमें समाज को गढ़ना है। आप महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में आते हैं, शिक्षार्थ आते हैं, और यहां से जब निकल के जाते हैं तो सेवार्थ जाते हैं। इसलिए शिक्षा जो है वो सेवा है। आप शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, और जब सेवार्थ जाते हैं तो आपके अंदर में कौशल का विकास, आपके अंदर में मूल्य का विकास, और आपके अंदर में एक और विकास होना चाहिए जिसको हम भाषाई आयाम का विकास कहते हैं। और वो भी एक 2 क्रेडिट का कोर्स है जिसका नाम है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। हर एक व्यक्ति की एबिलिटी को एनहांस करना, उस व्यक्ति के संप्रेषण कौशल का विकास करना। जरूरी कहीं पर भी नहीं है कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे तभी आपको माना जाएगा। आप फर्राटेदार हिंदी बोलिए बगैर अंग्रेजी के एक शब्द का प्रयोग किए हुए, और धारा प्रवाह हिंदी बोलिए तो भी आपको लोग लोहा आपका मानने लगेंगे, क्योंकि आपके मुखारवृंद से निकलने वाले प्रत्येक शब्द यदि हिंदी के हैं और उनमें वो ऊर्जा, ताकत, ओज, तेज, प्रभा, आभा आप भरते हैं तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। कहीं नहीं लिखा है अंग्रेजी बोलने से ही हम महान हो सकते हैं। हम अपनी छत्तीसगढ़ी से भी अपने वाक्पटुता का लोगों को लोहा मनवा सकते हैं, और बहुत ही बेहतर छत्तीसगढ़ी भी हम बोल सकते हैं। तो भाषाई आयाम को भी हमें कायम करना चाहिए। हमें उन भाषाओं को जानना चाहिए जिस मूल से हम आते हैं। यदि मेरी मातृभाषा कन्नड़ है तो मैं कन्नड़ में आपसे वार्तालाप कर सकूं और कन्नड़ को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकूं, यह मेरे लिए लाजमी भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि यह मेरी मातृभाषा है। और मेरे लिए छत्तीसगढ़ी बोलना भी आवश्यक है, क्योंकि वहीं की आबो हवा में मैं पलता हूं, तो मुझे छत्तीसगढ़ी भी आनी चाहिए। राष्ट्रभाषा क्योंकि हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में भी आपसे वार्तालाप कर सकूं, यह भी मुझ में होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा यदि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के प्रति भी मेरी एक धारणा होनी चाहिए, मुझ में उस तरीके की वाक्पटुता होनी चाहिए, यह भी जरूरी है। तो यह सब एबिलिटी है। और भाषाएं कभी देख के नहीं सीखी जाती, भाषाएं हमेशा सुन के सीखी जाती हैं। और इसीलिए भाषाओं को सिखाने वाले, हमेशा अंग्रेजी का शिक्षक होने के नाते कहता हूं, जब भी आप अंग्रेजी पढ़ने जाइए तो हर टीचर, 99% टीचर कहते हैं कि अंग्रेजी तभी आएगी जब आप उसका ग्रामर जानेंगे। कौन सी मां ऐसी है जो हमें हिंदी का ग्रामर सिखाई थी पहले? कौन सी मां ऐसी है जो तत्सम, तद्भव, संधि, समास सब सिखाई थी और उसके बाद हिंदी बोलना सिखाई? हर मां केवल बोलती गई और हिंदी बोलते गए हम। ग्रामर तो हमें आज भी हिंदी का बहुत सारा नहीं मालूम है, लेकिन फर्राटेदार हम हिंदी बोलने लगते हैं। तो इसलिए भाषाओं के लिए ग्रामर नहीं, भाषाओं के लिए कान होने चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसलिए बच्चा जितना सुनता है, जो सुनता है, वो केवल प्रैक्टिकल उस मुंह से करता है, और मुंह से बड़ा प्रैक्टिकल कोई नहीं है। इसलिए कहीं भी लैंग्वेज लैब में चले जाइए, जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी सब प्रोग्राम्ड होंगी, वो उतनी ही बताएगी जिसमें उसमें फीड होगा। लेकिन आप किसी समाज में लोगों के साथ आचार विचार करते हुए बैठिए, वहां जितनी भाषाएं आप सीख पाएंगे उतना कभी भी लैंग्वेज लैब में आप सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा समाज जो है वो हमारा सबसे बड़ा लैंग्वेज लैब है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स को लाया गया। मैं बात कर रहा था स्किल की, वो स्किल भी बड़ी आवश्यक चीज है। यदि स्किल ना हो तो उसमें से एस हटा दीजिए, बचा क्या? किल। सोसाइटी आपको किल कर देती है। और किल में से के हटा दीजिए, बचा क्या?
इल मतलब बीमार। आप बीमार हैं तभी आपको लोग किल करते हैं, क्योंकि आप में होता नहीं है स्किल। तो हमें स्किल पैदा करने की आवश्यकता है ताकि हमको लोग किल ना कर सके और हम बीमार ना रह सके। बीमार मतलब आज के जमाने में वो आदमी जो कोई भी काम नहीं कर पाता, वो बीमार है। आज के इस कंप्यूटर के युग में जिसके जो प्राध्यापक हैं वो होता जी हैं, एआई की बात करते हैं, लगातार एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फूल भी जो रखे जाते हैं वो भी आर्टिफिशियल। हम कभी नेचुरल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं करते। वो नेचुरल इंटेलिजेंस जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया उसकी तो बात ही नहीं हो रही है हमारी। एक कक्षा थी, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे एक टीचर, और उन्होंने एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि राइट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सारे विद्यार्थी लिखना प्रारंभ किए। इन्होंने लिखा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, इन्होंने लिखा ताजमहल, इन्होंने लिखा पीसा की मीनार, उन्होंने लिखा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऐसे लिखते गए। टीचर एक बच्चे के पास गए, और जैसे ही टीचर आते हैं तो हम सभी की एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि हम अपने इस हाथ को उठा के जहां लिखते रहते हैं उसके ऊपर रख लेते हैं ताकि शिक्षक हमें देख ना पाए, क्योंकि हम कहीं गलती ना करें। चाहे वो स्पोर्ट का शिक्षक हो, उसका उस विषय से कोई लेना देना ना हो, फिर भी हाथ ऐसा आ जाता है। उस बच्चे ने भी हाथ रखा, टीचर ने हाथ उठाया, उसके बाद उसको बुलाया, यहां खड़ा किया और बोला कि आप पढ़ो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है। वो लड़की बहुत संकोच की, और संकोच के साथ जैसे ही उसने पहला 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बताना स्टार्ट किया, पूरे के पूरे लोग हंसना प्रारंभ कर दिए। उसने टीचर से पूछा कि आपका प्रश्न क्या था। टीचर ने कहा, मैंने कहा था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखो। तो एक बच्चे ने कहा, सर मैंने तो लिखा है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। इसने लिखा, मैंने तो पीसा का मीनार लिखा है। लेकिन उस लड़की ने क्या लिखा, उसने लिखा था सबसे पहला आईज, दूसरा उसने लिखा टंग, तीसरा उसने लिखा ईयर्स, फोर्थ उसने लिखा स्किन। सब लोग हंसने लगे। उसने टीचर से फिर प्रश्न किया, आपने क्या कहा था। टीचर ने कहा, मैंने कहा था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने कहा, मैंने भी वही लिखा है। मैंने जो वंडर्स लिखे हैं वो गॉड मेड वंडर्स हैं, और इन्होंने जो लिखा है वो मैन क्रिएटेड वंडर्स हैं। तो जो मुझे नेचुरली प्राप्त हुआ भगवान से, वो वंडर्स मैं वंडर्स नहीं मान रहा हूं, लेकिन जिन वंडर्स को लोगों ने बना दिया वो वंडर्स हो गए हैं। तो आज किसी के पास कान नहीं है तो उससे पूछिएगा कि नहीं सुन पाने का दर्द क्या होता है। उस व्यक्ति से पूछिएगा जो देख नहीं पाता, उससे पूछिएगा कि देखने का मतलब क्या होता है। जो बोल नहीं पाता है उससे पूछिएगा कि बोलने का मर्म क्या होता है। जिसको टच का कोई अनुभूति नहीं होती उससे पूछिएगा कि टच का मतलब क्या होता है। शायद हम अलग दिशा में चले गए हैं, शायद हम भटकते हुए राह में चले गए हैं। इसीलिए अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के स्किल को आपको देखने की जरूरत है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको उस ओर ले जाने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको उस ओर भी ले जाती है जहां पर आप इस मोबाइल को, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्टफोन। आपने कहा ना, आपका नाम मोनिका, राइट। इन्होंने अपना नाम क्या कहा, डॉक्टर मोनिका। इन्होंने स्मार्ट मोनिका कहा क्या, नहीं, लेकिन इसको क्या कहा, स्मार्टफोन। मतलब ये फोन क्या बन गया है, स्मार्ट, और हम स्मार्ट नहीं बन पाए। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हमें स्मार्ट बनने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। और स्मार्ट में से एस हटा दीजिए, बचा क्या, मार्ट। मार्ट मतलब बाजार। मार्ट में से एम हटा दीजिए, बचा क्या। हर एक विद्यार्थी के पास आर्ट है, और उस आर्ट को हमें पहचानना पड़ेगा। जौहरी के जैसा उस आर्ट को खोजना पड़ेगा, उस आर्ट को उससे निकालना पड़ेगा, उस आर्ट को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उस आर्ट को लाके बाजार में खड़ा करना पड़ेगा। और जिस दिन उस विद्यार्थी का आर्ट जो है वो मार्ट में आ जाएगा, वो विद्यार्थी अपने आप, हमें वो करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये मोबाइल फोन स्मार्ट है। कि हम स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई स्किल ना हो। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा दौड़ सकता है, कोई कुछ नहीं तो बहुत बढ़िया लिजनर बन सकता है। कोई कुछ भी ना बोलता हो, लेकिन बैठ के यदि 2.5 घंटा भी सुन लेता है तो उसके प्रति तो मैं नतमस्तक हो जाता हूं, क्योंकि 2.5 घंटा बैठ के यदि कोई सुनता है
तो सबसे बड़ी कला तो वही है। और भाषाओं को सीखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है सुनना। तभी बच्चा जो है वो पैदा होने से लेकर 14-15 महीने तक लगातार सुनता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। और पहली बार जब बोलता है तो वो एक शब्द बोलता है, कौन सा? मां, एक शब्द। लेकिन इन 15 महीनों में कितनी चीजें वो सुना रहता है, बोलता क्यों नहीं फिर? तो इसीलिए वो बच्चा जो है वो सुनता है और समझता है। और जैसे ही आप डॉक्टर डीके श्रीवास्तव को दिखा के बोलेंगे आंटी आई हैं, तो वो तुरंत ऐसा चेहरा बना देगा, उसको समझ में आ जाएगा ये आंटी तो हो ही नहीं सकती हैं, ये मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन चेहरे की भावभंगिमा से समझ में आ जाएगा कि ये आंटी नहीं है। तो वो बच्चा जो है वो सुनने का प्रयास करता है। इसलिए जब हम विद्यार्थियों को स्कूल में भेजते हैं और जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो माता पिता उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, यही पूछते हैं ना। किसी ने आज तक पूछा क्या कि लिखाई पढ़ाई कैसे चल रही है? सब क्या पूछते हैं? पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई पहले, लिखाई बाद में। 2 स्किल घर में होते हैं हमारे, एक है लिसनिंग और दूसरी है स्पीकिंग। जब बच्चे का हम एडमिशन कराने जाते हैं, और आजकल तो उसका इंटरव्यू भी होने लग गया है, वहां बच्चे को बोलना पड़ता है। बच्चा घर में सुनता है, बच्चा घर में बोलता है। और स्कूल हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि वहां उसकी पढ़ाई और लिखाई हो सके। 2 स्किल घर में होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। 2 स्किल स्कूल में होते हैं, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, तीसरा होता है रीडिंग और चौथा होता है राइटिंग। और राइटिंग जो है वो सबसे कठिन स्किल है, लिखना सबसे कठिन होता है। और इसीलिए आप कई फिल्मों में देखिएगा वो प्रेम पत्र लिखता है 2 लाइन, फिर ऐसे मोड़ के फेंक देता है, फिर लिखता है 2 लाइन, फिर मोड़ के फेंक देता है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप सुजान हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं होंगे। अंग्रेजी की कहावत बहुत गलत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। एक बच्चे ने टीचर से पूछा, सर हाउ मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर परफेक्ट? तो टीचर ने कहा नो वन इज परफेक्ट। तो उसने तुरंत क्वेश्चन किया, देन व्हाई टू डू प्रैक्टिस? क्योंकि कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एफिशिएंट। वो एफिशिएंसी बढ़ाता है। यदि एक पन्ने को लिखने में आपको 10 मिनट लगता है, 30 दिन तक लगातार लिखते जाइए, तो वो 10 मिनट घट के 7 मिनट या 5 मिनट में आ जाएगा। एक पन्ना आप 5 मिनट में लिखने के लिए एफिशिएंट हो जाएंगे, टाइम सेव कर लेंगे आप, एफिशिएंसी बढ़ती है। बट द परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्शन तक हम पहुंचने का प्रयास जरूर करते हैं, वो एक पूरी जर्नी है, लेकिन उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके सर्वांगीण विकास में इन भाषाओं को भी लेकर आती है। इसलिए हमने एसईसी, वीएसी, एईसी 2-2 क्रेडिट का रखा, जी को 4 क्रेडिट का रखा, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स को भी 4-4 क्रेडिट का रखा। क्योंकि आप जिस डिसिप्लिन के हैं, 3 जो आप विषय लेते हैं वो आपका डिसिप्लिन का स्पेसिफिक कोर्स है, तो उसको भी आप पढ़ेंगे। अलग संकाय के जी को पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होंगे, अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे। आपके कदम जो हैं वो जमीन पर रहेंगे, लेकिन आपकी आकांक्षाएं जो है वो आसमान को छू पाएंगी। इस तरीके की शिक्षा नीति को लाने का केवल एक मतलब यह था कि हम भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयता से परिपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला सकें। वो शिक्षा नीति नहीं जो कभी लॉर्ड मैकाले ने लाया था, बल्कि वो शिक्षा नीति जो कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया, उस नीति पर हम बात करते हैं। और इसलिए हमारी अपनी परंपरा यदि गुरुकुल की परंपरा रही, तो आज गुरुकुल नहीं हो सकता, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और कभी आप कोशिश करिएगा न्यूटन के 3 नियमों को जानने की, और वो 3 नियम किसने निकाले थे? किसने? न्यूटन ने। और न्यूटन का वो नियम कहां से आया? किस पेड़ के नीचे बैठा था और गिरा क्या था? एप्पल। तो उसने सोचा ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। ईसा पूर्व के पहले इन तीनों नियमों को महर्षि कनाद ने दिया था, लेकिन हमें नहीं बताया गया। हमें तो सीधा यह बताया गया कि न्यूटन बैठा था, एक सेब का फल नीचे गिरा और न्यूटन ने सोचा कि यह सेब का फल ऊपर क्यों नहीं गया, तो वहां न्यूटन की गति का नियम लागू हो गया। और पहला नियम कहता है जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और तीसरे नियम में हम कह देते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं, उसको उदाहरण दे दिया। हमने कभी महर्षि कनाद को नहीं पढ़ा।
हमने कभी गुजरात के पाटन से निकलने वाले उस महर्षि कनाद के सूत्र को नहीं पढ़ा, जो कि ईसा इतने पूर्व में हमें गति के 3 नियम देके चले गए। लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने न्यूटन को लाके हमारे ऊपर गति के नियम को प्रतिस्थापित कर दिया, तो हम अपने लोगों को भूल गए। हमें किसी ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो बेंजामिन की बहुत बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी है और दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन वो है, लेकिन हमें कभी यह नहीं पढ़ाया गया कि ईसा पूर्व में सुश्रुत नाम का एक व्यक्ति था जो यहां से मांस को निकालकर किसी व्यक्ति की नाक कट गई थी तो समोसा के जैसा ऐसा उसने गोल घुमा के नाक बना दी थी, और सुश्रुत ईसा पूर्व में पहला प्लास्टिक सर्जन था। यह हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। आयुर्वेद की इतनी बात करते हैं, कभी हमें नहीं बताया गया कि चरक संहिता में चरक ने पूरे उस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देकर चरक संहिता लिखी और वो पूरा का पूरा आयुर्वेद की बात करता है। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि वो तो भला हो रामदेव बाबा का, जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया और उस योग के द्वारा एक और व्यक्ति हमारे घर में पहुंच गया जिसका नाम है पतंजलि। तब हमें पता चला कि पतंजलि तो योग सूत्र लिखे हैं। तब हमें समझ में आया कि पतंजलि कौन है। हमको कभी नहीं पढ़ाया गया। हमने रेनन मार्टिन का ग्रामर पढ़ा, हमने एफटी वुड का ग्रामर पढ़ा, हमने टॉमसन मार्टिनेट का ग्रामर पढ़ा, हमने कोई और ग्रामर पढ़ा, लेकिन हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि पाणिनि नाम का भी एक ग्रामेरियन था जिसके ग्रामर को नाम चॉम्स्की तक आज मानता है कि पाणिनि के जैसा ग्रामेरियन तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो हमें पाणिनि भी नहीं पढ़ाया गया। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये आपको पाणिनि से परिचय कराती है। ये आपको आर्यभट्ट और भास्कर उपग्रह नहीं बल्कि भारत के खगोल वैज्ञानिक है उनसे परिचय कराती है। ये महर्षि कनाद से परिचय कराती है, ये सुश्रुत से परिचय कराती है, ये चरक से परिचय कराती है, ये जमीन से परिचय कराती है, ये भारत से परिचय कराती है, और ये उस भारत की परिकल्पना को साकार करती है जिसको हम कहते हैं पूरी दुनिया का भार लिया हुआ रथ जो है वो भारत है। उस भारत को भारत से मिलाने का काम करती है। और यदि मैं खड़ा होकर बोलता हूं कि मैं भारत हूं तो मुझे भारत को जानना चाहिए। यदि मैं खड़ा होकर कहता हूं छत्तीसगढ़ का हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ को जानना चाहिए। और आप में से सारे लोग यदि भारतीय हैं और आप में से बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़िया हैं तो आप ये मत कहिएगा कि मैं भारत में पैदा हुआ इसलिए भारतीय हूं, मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ इसलिए छत्तीसगढ़िया हूं, बल्कि न तो मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूं, मैं भारत में जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं भारतीय और छत्तीसगढ़िया इसलिए नहीं हूं कि यहां पैदा हुआ हूं, बल्कि भारत और छत्तीसगढ़ मुझ में बसता है इसलिए मैं भारतीय और छत्तीसगढ़िया हूं। तो वो बसना आना चाहिए, वो जड़ के साथ आपको जुड़ना आना चाहिए। आप कितना भी सैन फ्रांसिस्को की बात कर लीजिए, न्यूयॉर्क की बात कर लीजिए, साल्ट लेक सिटी की बात कर लीजिए, साइबर सिटी की बात कर लीजिए, किसी की बात करिए, लेकिन जब तक आप अपने देश अपनी भूमि के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी माता के बारे में, मातृभूमि के बारे में, मातृभाषा के बारे में बात नहीं करेंगे, आपकी सारी बात बेमानी होगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम इस बात को भी प्रतिपादित करने की एक कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि ये पीढ़ी जो है, जो कि टेक्नोलॉजी की पीढ़ी है, ये पीढ़ी जिसने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला, ये पीढ़ी जिसने कभी पिट्टूल नहीं खेला, ये पीढ़ी जिसने कभी डंडा बजरंगा नहीं खेला, उन पीढ़ी को उस भारतीय परंपरा को लाकर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, इनके हाथ में जो मोबाइल है जिसको हम कर लो दुनिया मुट्ठी में कहते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं और कैसे हम गुरुकुल की परंपरा को हमारे करिकुलम में ला सकते हैं, वही एक प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। इसके अलावा कुछ नहीं है कि हाउ टू ब्रिंग बैक द गुरुकुलम इनटू द करिकुलम is the main factor of national education policy। और वही national education policy जिसके बारे में डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। मेरा केवल प्रयोजन और आयोजन आज के यहाँ के बारे में ये था कि कैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने विभिन्न विषयों में समाहित करते हुए भारत को भारत से परिचय करवाएं। आपने मुझे इतने देर तक सुना और विश्वविद्यालय ने मुझे ये मंच प्रदान किया, इसके लिए विश्वविद्यालय के प्रति, और आपने अपने कर्णेंद्रिय मुझे प्रदान किए, इसके लिए आपके प्रति विशेष आभार, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for such a systematic, providing such a systematic knowledge on the infrastructure of national education policy.
Now I request Dr. D.K. Srivastava sir to please continue with his talk. धन्यवाद मैडम। आज इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आपने मंचस्थ डॉक्टर एच.एस. होता, डॉक्टर जी.ए. घनश्याम, हमारे प्राध्यापक वृंद, आज ये जैसा कि होता सर ने बताया कि आप राजभवन से या राज्यपाल महोदय जी के निर्देशानुसार एक कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के आधार पर आयोजित करना है, जिसमें आप सभी आज उपस्थित हैं। माननीय कुलपति महोदय, जैसा कि वो इंतजार कर रहे थे और किसी आवश्यक काम में चल गए हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर ए.डी.एन. वाजपेयी जी, मंचस्थ होता जी, घनश्याम जी और आप सभी को इस कार्यशाला में अपना स्वागत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आप सुन रहे थे भूमिका, जैसा कि घनश्याम जी ने कहा कि वो क्या पीच बना रहे थे, यानी आपके मस्तिष्क में वह स्तर तैयार कर रहे थे जो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावनाओं को, उनके खास महत्व को, क्या उसके पीछे महत्व है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको समझ पाएं। क्योंकि निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2012 से लगातार पूरे देश में सभी स्टेक होल्डर के अंदर कार्यशाला और मीटिंग्स और चर्चाएं और ग्रुप डिस्कशन, सभी के फीडबैक लेते हुए 12 से लगातार पूरे देश में करोड़ों स्टेक होल्डर के बीच से होते हुए एक निष्कर्ष आया और जिसे 2020 में लॉन्च किया गया, और उसको इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं, जैसा आप सुन रहे थे। अब ये बात उठती है सर, नेक्स्ट प्लीज स्लाइड्स पर, कि मैं स्लाइड के कुछ माध्यम से, वो जैसा कि आपको घनश्याम जी ने अभी सुन रहे थे कि हम टेक्निकल बातें बहुत इसी में, और जैसे उद्घोषिका मैडम आपको सरलीकरण की बात बताए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल वह साधारण बात नहीं है, सिंपल नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में हम उसे अपने एक सरल रूप में स्टूडेंट्स के बीच लाना चाहते हैं ताकि ये स्टूडेंट्स उसकी बात को समझें और कहाँ पर हम हैं। पीढ़ी की बात आपको घनश्याम जी ने बताया, आप सुन रहे थे कि ये कई पीढ़ी की बात हुई। हम उन पीढ़ी की बात तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, सिर्फ आभास लेते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो देश आज़ादी के पहले से था। देश आज़ादी के बाद की पीढ़ियों के शिक्षा से शायद यदि किन्हीं के पास परम पितामह या पितामह होंगे, दादाजी होंगे, तब तक कुछ अंदाज मिल रहा होगा। और अभी जो 3 पीढ़ियों का चल रहा है, जिसकी उन्होंने टेस्ट किया, एक वह पीढ़ी जो 1986 से पहले शिक्षा पाए हैं, दूसरी पीढ़ी जो 1986 के बाद शिक्षा पाए हैं और शिक्षा दिए हैं, और तीसरी पीढ़ी ये जिसके प्रथम चरण में आप हैं। इसलिए कहा कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सौभाग्यशाली हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रथम चरण में सभी के मस्तिष्क में ये बातें आ रही है, और जिसकी भूमिका डॉक्टर जी.ए. घनश्याम जी ने आपको दिया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल पॉलिसी इन इंडिया जो पहले से हमारे पास था, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्यों, हर जगह बात हो रही थी। जैसा कि उन्होंने भी बताया कि क्या पहले वाले जो पढ़े लिखे यानी जो आपके प्राध्यापक है वो सही नहीं है, या जो पहले वो शिक्षित हुए वो क्या सही नहीं है, या उस शिक्षा में क्या कमियां हैं, जैसा उन्होंने बताया। आपको एक ब्रीफ में बात को ध्यान करें कि जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे भारत में जो भारतीय ज्ञान परंपरा था, यानी जो नालंदा और तक्षशिला वाली कॉन्सेप्ट थी शिक्षा का, जिसमें हमारा भारत विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक था, वहाँ से चलकर